जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग घटनाचक्र के मध्यकालीन भारत की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश से संबंधित जितने भी सवाल अब तक विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीडी में पूछे गए हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का हमारा फर्स्ट सवाल है दोस्तों, जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जौनपुर जो नगर है वह मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में स्थापित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मोहम्मद बिन तुगलक। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो दोस्तों जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जूना खां, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी हम लोग जानते हैं दोस्तों, की स्मृति में की थी। सुल्तान महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल 1394 ईस्वी में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना। इसका संस्थापक कौन था दोस्तों? तो मलिक सरवर था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जिसने स्वतंत्र सड़की राज्य की स्थापना की। मलिक सरवर महमूद शाह द्वितीय का दास था। सुल्तान ने उसे मलिक उस सड़क यानी पूर्व का स्वामी तथा ख्वाजा ए जहां की उपाधि प्रदान की थी दोस्तों। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इस क्वेश्चन से रिलेटेड जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है दोस्तों, जौनपुर नगर की जो स्थापना है वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? तो पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है दोस्तों। तो इब्राहिम शाह सड़की जौनपुर के सड़की वंश का सबसे महान शासक था। वह विद्या और कला का प्रेमी था। उसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली, जिसे सड़की शैली कहते हैं, का उदय हुआ। इस शैली में साधारण प्रकार की मीनार हटा दी गई और उनमें हिंदू प्रभाव के चिन्ह झलकने लगे। उसने स्वयं सिराजे हिंद की उपाधि धारण की दोस्तों। उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई और जौनपुर भारत का सिराज नाम से विख्यात हुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता है? तो भारत का सिराज दोस्तों किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखना है दोस्तों, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जूना खां था। 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र सड़की राज्य की स्थापना की। सड़की शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सड़की को पराजित कर जौनपुर पर पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया दोस्तों। जौनपुर को पूर्व का या भारत का सिराज भी कहा जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर है दोस्तों, ये 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन छूट गया, मैं उसे ले लेता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह है। तो याद रखना है दोस्तों, वह कौन है? तो कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है दोस्तों, उसका नाम है जैनुल आबादीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी होगा दोस्तों। और यह इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन से देख लेते हैं दोस्तों। तो 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबादीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था दोस्तों। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर हटा दिया। ऐसा करने वाला वह प्रथम शासक था। उसने गौ हत्या को निषिद्ध कर दिया। उसके समय में महाभारत, दशावतार और राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। उत्तम सोम पंडित ने कश्मीरी भाषा में कश्मीर का इतिहास लिखा। जैन प्रकाश और जैना विलास नामक ग्रंथ भी इसी के समय लिखा गया था दोस्तों।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? तो वह कौन था दोस्तों? तो वह कश्मीर का अकबर था, जिसका नाम है दोस्तों जैन उल अबादीन। उसने सर्वप्रथम दोस्तों जजिया कर को समाप्त किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन उल अबादीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है। तो इसमें क्या शामिल है दोस्तों? तो इसमें बुर्ज है, यह बात बिल्कुल सही है। बौद्ध पगोडाओं से समानता है इसकी, यह भी बात बिल्कुल सही है। और फारसी शैली का अद्भुत यह नमूना है दोस्तों, यह बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो सिकंदर बुतफिशन द्वारा श्रीनगर में जामा मस्जिद का निर्माण 1400 ईस्वी में करवाया गया था, जिसके बाद जैन उल अबादीन द्वारा और विस्तारित करवाया गया था। मस्जिद की विशेषताओं में बुर्ज, फारसी शैली तथा बौद्ध पगोडाओं से समानता, ये सभी शामिल हैं दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो याद रखना है दोस्तों, राणा कुंभा के दरबार में कौन नहीं थे? तो मुनि जिन विजय जो सूरी थे दोस्तों, वो राणा शाह कुंभा के दरबार में नहीं थे, जबकि मुनि सुंदर सूरी ना था और टीला भट्ट जो थे दोस्तों, वह राणा कुंभा के दरबार में थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी होगा। तो याद रखना है, जैन विद्वान मुनि जिन विजय सूरी अकबर के दरबार में रहते थे दोस्तों, जबकि मुनि सुंदरी सूरी ना था टीला भट्ट कुंभा के दरबार से संबंध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, मलिक सरवर ख्वाजा जहां जो था वह मालवा राज से संबंधित नहीं था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। जबकि राजा हमीर मेवाड़ से संबंधित थे, यह बात बिल्कुल सही है। राणा चुंडा जो थे दोस्तों मारवाड़ से संबंधित थे, और मलिक राजा फारूकी जो थे दोस्तों खानदेश से संबंधित थे, यह बात भी बिल्कुल सही है। तो जौनपुर सल्तनत उत्तर भारत में 1494 से 1479 ईस्वी के मध्य तक स्वतंत्र इस्लामिक राज्य था। यह सल्तनत पर सड़की राजवंश का शासन था। इस सल्तनत पर सड़की राजवंश का शासन था। इसकी स्थापना 1394 ईस्वी में ख्वाजा जहां मलिक सरवर द्वारा किया गया था दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन भारतीय राज्य एक तरफ दिया गया और वर्तमान क्षेत्र दिया गया। तो याद रखना है दोस्तों, आपसे पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित है। तो याद रखना है, दुर्गढ़ जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है, यही इसमें एक सही है। और जो फर्स्ट दिया गया है दोस्तों चंपक जो है मध्य भारत में है, यह बात बिल्कुल गलत है। और कुलूत जो है मालाबार क्षेत्र में, यह भी बात बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा दोस्तों? तो बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो मध्यकालीन भारतीय राज्यों में चंपक यानी चंबा तथा कुलूत यानी कुल्लू का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। दुर्गढ़ जम्मू में स्थित है। चंपक दुर्गढ़ और कुलूत राजपूत से संबंधित है। इन तीनों राज्यों का उदय त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल राज्यों, कौन कौन से त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे राज्य दोस्तों? तो पाल थे, प्रतिहार वंश के शासक इसमें शामिल थे, और राष्ट्रकूट वंश के शासक इस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिए थे दोस्तों, के पतन के परिणाम स्वरूप हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य की स्थापना की थी। तो याद रखना है दोस्तों, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना जो है दोस्तों अलाउद्दीन हसन ने की थी। कब की थी? तो 1347 ईस्वी में की थी दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो दक्कन के अमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई। हसन गंगू जो था दोस्तों नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन शाह की उपाधि धारण की, याद रखना है आपको, करके 1347 ईस्वी में सिंहासन रूढ़ हुआ था दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन छूट गया, मैं उसे ले लेता हूँ। तो ध्यान रखना है दोस्तों, सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम क्या रखा दोस्तों? तो अहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासनकाल के लिए उसने इसे चारों तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया, जैसे गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदड़। प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था दोस्तों। इसमें बीजापुर भी क्या था दोस्तों? तो सम्मिलित था। तो याद रखना है ये फैक्ट्स आपको। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की दोस्तों।
उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। नेक्स्ट है बहमनी राज का संस्थापक कौन था? तो कौन था दोस्तों? तो अलाउद्दीन जो हसन था दोस्तों, वह बहमनी राज का संस्थापक था और वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इस वंश की स्थापना करता है। कब? तो 1347 ईस्वी में। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बहमनी राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? तो 1347 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो याद रखना है दोस्तों, बहमनी राज्य की प्रथम जो राजधानी थी वो कौन थी? तो वह गुलबर्गा थी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो याद रखना है दोस्तों, दक्षिण में बहमनी राज्य का जो संस्थापक था वह हसन गंगू था, जिसने इस राजवंश की स्थापना 1347 ईस्वी में की थी दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इसी के समकालीन था दोस्तों कौन? तो विजयनगर साम्राज्य, जिसने की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, सॉरी। नेक्स्ट है बहमनी राज्य स्थापित हुआ था। तो 14वीं शताब्दी में जो है दोस्तों बहमनी राज्य स्थापित हुआ था 1347 ईस्वी में, हसन गंगू ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो बीजापुर जो है, बीजापुर में कौन रहते थे दोस्तों? तो बीजापुर में कुतुबशाही वंश रहते थे। तो एक बार मैं इसको देख लेता हूँ सूची 1 को सूची 2 से। आपको भी ध्यान रखना है कि सॉरी, बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी दोस्तों। तो याद रखना है बीजापुर में जो है आदिल शाही राजवंश का शासक था। ठीक है, कुतुब शाही कहाँ पर रहते थे? तो गोलकुंडा में रहते थे दोस्तों। निजाम शाही कहाँ पर रहते थे दोस्तों? तो निजाम शाही अहमदनगर में रहते थे। और सड़की शाही कहाँ रहते थे दोस्तों? तो जौनपुर में रहते थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा दोस्तों 4। तो 2 3 1 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 3 1 4 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों और वो ऑप्शन है डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी होगा दोस्तों। तो बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। कुतुब शाही वंश की स्थापना गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह ने की थी। निजाम शाही वंश की स्थापना अहमदनगर में मलिक अहमद ने की थी। सड़की शाही राजवंश ने जौनपुर में शासन किया तथा इस वंश की स्थापना मलिक सड़वक नामक हिजरे ने की थी दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जगत गुरु कहकर किस मुस्लिम शासक को पुकारा जाता था दोस्तों? तो उनका नाम है इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह को जनता जगत गुरु कहकर पुकारती थी दोस्तों। तो ये IAS प्री में पूछा गया है, तो ये महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है विभिन्न स्टेट PCS के लिए। तो बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी तथा विद्या का संरक्षक था। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। गरीबों की सहायता करने के लिए उसे क्या कहा जाता था दोस्तों? तो अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। तो ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक के लेखक था? तो याद रखना है दोस्तों, किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो वह था दोस्तों इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सल्तनत के शासक थे। इन्होंने किताब ए नौरस नामक पुस्तक दक्कनी भाषा में लिखी थी। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो याद रखना है दोस्तों, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया। इस प्रकार अहमदनगर के निजाम शाही वंश का क्या हुआ था दोस्तों? अंत हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए होगा। ये भी IAS पीढ़ी में पूछा गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो शाहजहां ने छल बल से अहमदनगर पर अधिकार किया तथा निजाम शाही सुल्तान हुसैन निजाम शाह को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में भेज दिया। यह तब है कि 1632 ईस्वी में शाहजहां ने महावत खां के नेतृत्व में दौलताबाद दुर्ग को जीतने के लिए एक सेना भेजी तथा अहमदनगर के वजीर फतेह खां को 10,50,000 रुपए घूस देकर दौलताबाद दुर्ग प्राप्त कर लिया। दौलताबाद दुर्ग का पतन अहमदनगर राज्य का पतन था। सुल्तान हुसैन शाह को बंदी बनाकर अहमदनगर राज्य को मुगल साम्राज्य में क्या कर लिया दोस्तों? तो मिला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है
को इंगित कीजिए। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो यूसुफ जो आदिल शाह थे वो अहमदनगर से संबंधित है, यह बात बिल्कुल जो है दोस्तों गलत है। जबकि बाज बहादुर मालवा से संबंधित है, यह सही है। कुतुब शाह जो है गोलकुंडा से संबंधित है, यह भी बात सही है। और सुल्तान मुजफ्फर शाह जो थे दोस्तों यह गुजरात से संबंधित है, यह बात बिल्कुल सही है। जबकि यूसुफ आदिल जो शाह थे दोस्तों वो अहमदनगर से संबंधित नहीं थे। तो यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का शासक था, न कि अहमदनगर का। जबकि बाज बहादुर मालवा का शासक था। कुतुब शाह जो था दोस्तों गोलकुंडा का शासक था। और सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात का शासक था दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, गोलकुंडा को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो आज जिसे हम हैदराबाद के नाम से जानते हैं दोस्तों, मध्यकाल में इसे गोलकुंडा के नाम से जाना जाता था। तो गोलकुंडा का वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? तो हैदराबाद है। तो याद रखेंगे दोस्तों, दक्षिण भारत में हैदराबाद से 7 मील पश्चिम में बहमनी वंश की राजधानी गोलकुंडा के विस्तृत खंडहर फैले हुए हैं। यह देवगिरी के यादवों तथा वारंगल के काकतीय नरेश के अधिकार में भी रहा था। मुगल काल में औरंगजेब ने गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश का अंत करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस युग में यह हीरो के लिए क्या था दोस्तों? फेमस था दोस्तों। प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, वह इसी खान से मिला था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? तो याद रखना है कौन सा एक सही सुमेलित है दोस्तों। तो होयसल की जो राजधानी थी दोस्तों वह द्वार समुद्र थी, यह बात बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी होगा। जबकि काकतीय की देवगिरी थी, यह गलत है। यादवों की जो थी दोस्तों वारंगल है, यह भी बात गलत है। यादवों की जो राजधानी थी वो दोस्तों वो कहाँ थी? तो देवगिरी थी। पांडे की जो है दोस्तों मदुरा थे, यह बात भी बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो होयसल की जो राजधानी थी दोस्तों वो द्वार समुद्र थी। तो होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। जबकि काकतीय वंश की राजधानी वारंगल तथा यादव वंश की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो देवगिरी थी। पांडे वंश की राजधानी जो थी दोस्तों वो क्या थी? तो कोरकई में अवस्थित थी, जिससे बाद में हम लोग मदुरा स्थानांतरित कर दिया गया। अतः विकल्प जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो याद रखना है होयसल राजवंश की राजधानी थी दोस्तों द्वार समुद्र। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पल्लव का कहाँ था दोस्तों? तो याद रखेंगे सबसे पहले यादव का, तो यादव का देख लेते हैं देवगिरी। काकतीय वंश का कहाँ पर था दोस्तों? तो काकतीय वंश का था मदुरा, ठीक है। तो और पल्लव का क्या था दोस्तों? तो सॉरी यहाँ पे गलत लग चुका है। तो एक मिनट दोस्तों, पल्लव वंश का था दोस्तों, पल्लव वंश का था कांची में, ठीक है। पांडे का था दोस्तों मदुरा में। यादव वंश का था दोस्तों देवगिरी में। और काकतीय का कहाँ था दोस्तों? तो ये वारंगल था, सही था। काकतीय वंश का क्या था दोस्तों? तो वारंगल में। तो पल्लव का कांची, पांडे की राजधानी थी दोस्तों मदुरा, यादव की थी देवगिरी और काकतीय वंश का राजधानी था दोस्तों वारंगल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 2, 3, 4, 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, होयसल स्मारक पाए जाते हैं। तो होयसल स्मारक कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? तो हेलविड और बेलूर में जो है दोस्तों होयसल स्मारक जो है यानी मॉन्यूमेंट पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हेलविड है, जो कर्नाटक के हासन जिले में। इसकी ख्याति इसकी स्थापत्य की विरासत के कारण है। हेलविड के वर्तमान मंदिरों में होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर विख्यात है। यह मंदिर 12वीं से 13वीं शताब्दी का है। होयसल काल में निर्मित चेन्ना केशव मंदिर बेलूर में अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण होयसल वंश के शासक विष्णुवर्धन ने करवाया था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो हेलविड जो है दोस्तों द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? तो याद रखना है दोस्तों, बीजापुर का जो गोल गुंबद है वह संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी होगा दोस्तों। तो बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। यह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है तथा विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है। इसका बाह्य भाग देखने से एक प्याले की भांति लगता है तथा इसके प्रत्येक कोनों पर कंगूरों की व्यवस्था है दोस्तों। फिर
नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। दोहरा गुंबद, अष्टभुजीय मकबरा, गोल गुंबद किसका है दोस्तों? तो गोल गुंबद तो आपको याद रखना है, गोल गुंबद है मोहम्मद आदिल शाह का। ठीक है, तो यह डी का तो दूसरा होगा, डी का दूसरा 3 ऑप्शन में है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो दिया गया है वो बी दिया गया है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो दोहरा गुंबद जो है दोस्तों सिकंदर लोदी से संबंधित है, अष्टभुजीय जो मकबरा है वो शेरशाह से संबंधित है, और सत्य मेहराबी मकबरा जो है दोस्तों बलबन से संबंधित है, और गोल गुंबद जो है दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है मांडू में स्थित जंतर महल का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? तो इसमें स्टार लगा हुआ है दोस्तों, देख लेते हैं इसका फैक्ट्स। तो मांडू में जहाज महल एक लोकप्रिय स्मारकीय इमारत है। इस महल का निर्माण सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया गया। मांडू में कोई जंतर महल नहीं है बल्कि जहाज महल है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा ने इस प्रश्न को क्या कर दिया दोस्तों? तो डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट है मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? तो किस शासक ने करवाया था दोस्तों मांडू के जहाज महल का निर्माण? तो इस जहाज महल का निर्माण किसने कराया था? तो सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था, तो जो कि ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गुजरी महल किसने बनवाया था? तो याद रखना है दोस्तों, मान सिंह ने जो है दोस्तों गुजरी महल बनवाया था, और यह इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो गुजरी महल राजा मान सिंह तोमर ने 1510 ईस्वी में बनवाया था। स्थापत्य के क्षेत्र में यह अद्भुत नमूना है। राजा मान सिंह एक महान विजेता भी था दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखना है, अदीना जो मस्जिद है दोस्तों वह मांडू में स्थित है, यह बात बिल्कुल गलत है। जबकि लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में अवस्थित है, यह सही है। दाखिल जो दरवाजा है दोस्तों वह गौर में अवस्थित है, यह भी सही है। 3 दरवाजा जो है दोस्तों अहमदाबाद में है, यह भी बात बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अदीना मस्जिद जो है दोस्तों मांडू में अवस्थित नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में पंडुआ स्थित अदीना मस्जिद एक प्रसिद्ध भग्नावशेष है, जिसे 1360 ईस्वी के आसपास बंगाल के शासक सिकंदर शाह के शासनकाल में निर्मित किया गया था। इस मस्जिद में 400 गुंबद है तथा एक वर्गाकार कक्ष में सिकंदर शाह की कब्र है। इस मस्जिद में हिंदू वास्तुकला का प्रभाव स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि इसके कई भाग पुराने हिंदू मंदिर एवं महलों के अवशेष हैं। अन्य युग में जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के पॉलीगर कौन थे? तो याद रखना है, दक्षिण भारत के जो पॉलीगार थे वो कौन थे दोस्तों? तो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता था दोस्तों? तो पॉलीगार कहा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है, और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल भी है दोस्तों। तो पॉलीगार एक सामंतवादी उपाधि थी जो दक्षिण भारत के नायक शासकों द्वारा 16वीं एवं 18वीं शताब्दी के दौरान नियुक्त किए गए क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रकों के एक वर्ग को प्रदान की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे दोस्तों। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट PCS में और ISPD में पूछे गए उनको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।